हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस, आज हम देखने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी पेपर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले मैंने बॉटनी पेपर 1 पेपर 2 साथ ही जूलॉजी पेपर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया है ना। तो फिर चैनल एक बार जरूर चेक कीजिएगा, वीडियो वगैरह सारा कुछ अपलोड हो गया है। आज हम लोग देखेंगे जूलॉजी पेपर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो क्वेश्चन तो आपको पढ़ना ही है, साथ ही साथ जो अन्य क्वेश्चन है उनको भी जो है आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। तो फिर चलिए बढ़ते हैं वीडियो पे आगे। फर्स्ट यूनिट देखते हैं। फर्स्ट यूनिट से आपको करना है सहलग्नता क्या है ना, लिंकेज क्या है, उसकी क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। जो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको जो है आपको देख लेना है ना। सेकंड है जिन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर क्या है, इसकी क्रियाविधि को समझाइए। तो फिर ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कर लेना है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि ये जो संलग्नता है, लिंकेज है ना, और ये क्रॉसिंग ओवर, ये बॉटनी में भी है। बॉटनी का जो सेकंड पेपर है उस पर भी है ना। वहाँ भी मैंने इंपॉर्टेंट बताया था कि ये जो है ये दोनों क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है ना। तो फिर ऐसे क्वेश्चन या ऐसे टॉपिक्स जो जूलॉजी प्लस बॉटनी दोनों में हो, वैसे टॉपिक्स को जो है आपको छोड़ना नहीं है, उनको जो है अच्छे से करना है। हो सकता है वो जूलॉजी में आए, अगर जूलॉजी में ना आए तो फिर वो बॉटनी में आएगा ही आएगा, है ना। तो फिर वैसे टॉपिक्स या वैसे क्वेश्चन को जो है आपको ज़रूर करना है जो दोनों सब्जेक्ट में हो, ठीक है। तो फिर ये लिंकेज और ये जो क्रॉसिंग ओवर है ये जूलॉजी के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ बॉटनी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर इसको जो है आपको कर ही लेना है। थर्ड क्वेश्चन है लिंग सहलग्नता क्या है, इसकी वंशागति का वर्णन कीजिए। अब देखिए ये जो लिंग सहलग्नता क्या है, इसी के ही अंतर्गत आएगा वर्णाधता, है ना। वर्णाधता भी कई बार अलग से दे दिया जाता है, वर्णाधता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए करके। तो फिर आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, वो लिंग सहलग्नता के अंतर्गत ही आता है। जब आप लिंग सहलग्नता पढ़ोगे उसी में ही आप वर्णाधता का भी वर्णन करोगे, ठीक है। तो फिर ये वाला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लेंगे। साथ ही साथ ये जो लिंग सहलग्नता है ये जो है हम 12th से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, 11th 12th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो फिर ये कोई कठिन नहीं होना चाहिए। आगे ये सहलग्नता और ये क्रॉसिंग ओवर भी हमने 11th 12th में पढ़ रखा है, ठीक है। आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, उत्परिवर्तन पर निबंध लिखिए। म्यूटेशन क्या है, इस पर एक निबंध लिखिए। तो फिर ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसके अंदर का जो प्रकार होता है ना, उत्परिवर्तन का प्रकार, फ्रेम शिफ्ट, म्यूटेशन, तो फिर ये सारा कुछ जो है अलग से भी दे दिया जाता है। तो फिर उत्परिवर्तन भी जो है आप लोग अच्छे से देख लेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं 5 क्वेश्चन, लिंग निर्धारण को समझाइए। अब देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन, ये भी जो है हम लोग 11th 12th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो फिर इनको बताना है कि लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। साथ ही साथ लिंग निर्धारण का जो सिद्धांत है उसको भी जो है आपको देख लेना है, ठीक है। आगे है गुणसूत्रीय विसंगतियों पर निबंध लिखे। जो गुणसूत्रों में कुछ कुछ परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण कुछ कुछ रोग होते हैं ना, कुछ कुछ विसंगतियाँ उत्पन्न हो जाती है, उसके बारे में जो है आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि डाउन सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, ऐसा कुछ कुछ है, उनके बारे में जो है आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो फिर ये 6 क्वेश्चन जो है यूनिट 1 से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जो है आपको कर ही लेना है, ठीक है। इनको जो है आपको अच्छे से देख लेना है। अब चलिए देखते हैं सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट देखते हैं, बफर घोल से आप क्या समझते हो, है ना। बफर घोल क्या है या बफर घोल से आप क्या समझते हो, तो फिर एक ही आंसर लिखना है। कितने प्रकार के होते हैं इसका वर्णन करना है, ठीक है। तो फिर बफर घोल के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, कंप्लीट डिटेल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर है परासरण पर टिप्पणी लिखिए। परासरण तो आप लोग जानते ही हो, है ना, ये 11th 12th में है। तो फिर इसको भी अच्छे से देख लेंगे, केवल रिविज़न की आवश्यकता है। फिर है सक्रिय परिवहन या सक्रिय अभिगमन पर विस्तार से लिखिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है एंजाइम को समझाइए, कितने प्रकार के होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम का वर्णन कीजिए। तो फिर ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है गाइस, इसके बारे में जो है आपको कंप्लीट लिखना है ना। हाइड्रोलिटिक एंजाइम को और बांटा जाता है, नीचे इसका क्लासिफिकेशन अच्छे से किया जाता है। तो फिर ये वाला जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है इसको भी जो है आपको अच्छे से देख लेना है। कई बार जो है केवल हाइड्रोलिटिक एंजाइम को ही दे दिया जाता है, ये एंजाइम को समझाइए, इसके कितने प्रकार है, इसको ना दे करके केवल हाइड्रोलिटिक एंजाइम को ही दिया जाता है ना। तो फिर ये जो है आप लोग अच्छे से देख लेंगे। इसी के ही अंतर्गत आपको जो है एंजाइम की क्रियाविधि जिसके अंतर्गत आएगा ताला चाबी सिद्धांत वगैरह, उसको भी जो है आपको अच्छे से देख लेना है। हो सकता है ताला चाबी सिद्धांत अलग से दे दे, है ना। तो फिर ये एंजाइम लिखा हूँ, तो फिर एंजाइम के बारे में अच्छे से कंप्लीट जो है पढ़ना है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। थर्ड यूनिट से देखते हैं, अमीनो अम्ल तथा पेप्टाइड्स क्या होते हैं, इनकी संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो फिर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन क्या है, लक्षण, महत्व, वर्गीकरण, संरचना पर टिप्पणी लिखिए। अब देखिए यहाँ पे हमने प्रोटीन की जो संरचना है वो हमने बॉटनी में भी पढ़ा है ना, वहाँ भी है, साथ ही साथ केमिस्ट्री के जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उस पर भी है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन का है ना। तो फिर प्रोटीन को जो है आपको छोड़ना नहीं है, इसको अच्छे से कर ही लेना है ना, अच्छे से पढ़ लेना है। आगे है, प्रोटीन उपापचय या अपचय का वर्णन कीजिए। देखिए ये जो प्रोटीन उपापचय या अपचय है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी के ही अंतर्गत आता है ऑर्थीनिन चक्र, है ना। तो फिर ये जो है आपको पढ़ लेना है, ठीक है। प्रोटीन का अपचय या अपचयन का वर्णन कीजिए, और ये जो ऑर्थीनिन चक्र है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट उपापचय, है ना, कार्बोहाइड्रेट उपापचय मेटाबॉलिज्म पर एक निबंध लिखिए। ये जो क्वेश्चन है वे वेरी इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसी के ही अंतर्गत आप लोग क्या क्या पढ़ोगे, ग्लाइकोलिसिस पढ़ोगे, ग्लाइकोजीनोलाइसिस पढ़ोगे, ग्लाइकोजिनेसिस पढ़ोगे और क्रेब्स साइकिल पढ़ोगे, है ना। तो फिर उसमें से जो है ग्लाइकोलिसिस को पूछा जाता है अलग से, और साथ ही साथ क्रेब्स चक्र को भी जो है अलग से दे दिया जाता है, इन दोनों को भी दिया जाता है। लेकिन जो ग्लाइकोलिसिस और जो क्रेब्स साइकिल है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको जो है आपको देख ही लेना है ना। आगे देखते हैं, वसा उपापचय पर निबंध लिखिए, और इसी के ही अंतर्गत आता है बीटा ऑक्सीडेशन, है ना। तो फिर अलग से बीटा ऑक्सीडेशन को भी दे दिया जाता है, तो फिर इसको जो है आपको अच्छे से देख लेना है। अब यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको जो है ये ग्लाइकोलिसिस वाला और क्रेब्स साइकिल वाला कठिन जाएगा, है ना, याद नहीं हो पाएगा। तो फिर मेरे ख्याल से आप लोग ये करेंगे कि इस वाले क्वेश्चन को छोड़ करके जितने भी बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको जो है आपको पढ़ लेना है ना। हो सकता है अगर एग्ज़ाम में आता है तो फिर इसके अलावा अन्य क्वेश्चन भी तो आएंगे, है ना। तो फिर वो बन जाए उसके लिए जो है आपको अन्य क्वेश्चन को जो है अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो फिर अन्य क्वेश्चन जो है आप लोग पढ़ सकते हो इसके अलावा, ठीक है। लेकिन ये जो ग्लाइकोलिसिस और जो क्रेब्स साइकिल है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलिए आगे देखते हैं फोर्थ यूनिट से फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बायोटेक्नोलॉजी क्या है। इसी को ही जो है जैव प्रौद्योगिकी भी कहते हैं ना, तो फिर कंफ्यूज नहीं होंगे, बायोटेक्नोलॉजी और जैव प्रौद्योगिकी एक ही है। बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र एवं महत्व पर निबंध लिखे। तो फिर ये भी जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसका क्षेत्र एवं इसका महत्व, है ना। तो फिर इसको जो है अच्छे से देख लेंगे, बहुत ही ईजी वाला है ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, ये बहुत ही सरल है। इसको जो है केवल एक बार पढ़ना पड़ेगा आपको, फिर ऐसे ही निबंध टाइप जो है आप लोग लिख लोगे, है ना। तो फिर इसको छोड़ना मत, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से आप क्या समझते हैं, इसके निर्माण की विधि को समझाइए, है ना। तो फिर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है गाइस ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ना। ये साथ ही साथ ये जो है बॉटनी में भी है, तो फिर इसको जो है अच्छे से कर ही लेना है। हो सकता है ये जूलॉजी में आए या फिर बॉटनी में, है ना। तो फिर इसको अच्छे से पढ़ लेना है आप लोगों को। फिर है प्लाज्मिड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, और ये बॉटनी में भी है ये प्लाज्मिड वाला, है ना। तो फिर इनको भी जो है आपको देख लेना है। फिर जीन क्लोनिंग की परिभाषा या जीन क्लोनिंग क्या है इसके बारे में जो है आपको देख लेना है, ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है ना। फिर है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी क्या है। और ये जो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी है इसे जो है आप जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ही आप लोग पढ़ोगे, है ना। फिर है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ये भी जो है बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही इसको पढ़ा जाता है ना। साथ ही साथ ये बॉटनी में भी है जो फिंगर प्रिंटिंग है वो। फिर है ऊतक संवर्धन, हाइब्रिडोमा और संकरण। तो फिर ये जो ऊतक संवर्धन है ये भी जो है बॉटनी में है फर्स्ट पेपर पे, और हाइब्रिडोमा और संकरण तो फिर ये जो है आप लोग कुछ कुछ पढ़ चुके हैं और कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे, है ना। तो फिर देख लेना है इसको भी अच्छे से। अगर ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको आप छोड़ते हो, है ना, तो फिर एक बार चल जाता है, लेकिन जो ऊपर का जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया उनको जो है आपको पढ़ ही लेना है ना। चलिए देखते हैं फाइव यूनिट। तो फिर 5 यूनिट से मुझे जो लगा कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है करके उन्हीं को मैंने यहाँ पे लिखा है ना। इसके अलावा भी अन्य क्वेश्चन हो सकते हैं, ये वाला जो यूनिट है इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लगा, है ना। तो फिर मैं एक बार बता देता हूँ कि आप लोगों को अगर कोई बताता है 5 यूनिट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो फिर उसको भी जो है आपको देख लेना है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना एवं कार्य का वर्णन कीजिए। तो फिर ये देख लेना है आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आया है ये एग्ज़ाम में, है ना। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर उसका फंक्शन का भी जो है आपको देख लेना है ना, ये सेकंड क्वेश्चन। तो फिर इन दोनों के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है बता दिया है, अगर नहीं देखे हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। फिर है पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है, इसके बारे में भी मैंने बताया है, तो फिर आप लोग इसको भी देख लेंगे, है ना।
फिर है इलेक्ट्रोफोरेसिस के क्या सिद्धांत है, क्रियाविधि एवं उपयोग लिखिए। तो फिर इसको भी जो है आपको देख लेना है। प्रोटीन के औतिकी रासायनिक निर्धारण का वर्णन कीजिए। तो फिर इसको भी जो है आपको देख लेना है। प्रोटीन परीक्षण कुछ कुछ है इसमें, है ना। आगे है कार्बोहाइड्रेट परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले हिस्टोकेमिकल तरीकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है, पढ़ लेना है। तो फिर चलिए गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ है। अगर हुआ है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और तो फिर चलिए, थैंक यू।